सो वी आर बैक अगेन विद पार्ट 2 ऑफ दिस 100 क्वेश्चन सीरीज। और इस पार्ट 2 में हम लोग जो चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं वो आपका सॉलिड्स, फ्लूइड्स से लेके थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, रेजोनेंट ट्यूब, डॉपलर इफेक्ट, उन सब को कवर करने वाला है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी ये कवर करने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स को भी ये टेक केयर करने वाला है। एंड पार्ट टेस्ट 1 का आपके साथ सिर्फ एक रिटन सोल्यूशन शेयर किया गया था, लेकिन इसको जब सोल्यूशन लिखा जा रहा था देन आई थॉट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, और इसका वीडियो सोल्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि इसका भी रिटन सोल्यूशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन बच्चों को सिर्फ 1 या 2 सवाल में डाउट है वो वहाँ से उसको चेकआउट कर ले, लेकिन अगर जिनको मेजर कॉन्सेप्चुअल डाउट है इन टॉपिक्स में वो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुने। रादर दैन गोइंग फॉर द थ्योरी, आप इन सोल्यूशन से भी चीज़ों को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, और पार्ट टेस्ट 3, पार्ट 4 सभी का क्वेश्चन और आंसर PDF लिंक सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जाइए डाउनलोड कीजिए। अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना सबसे पहला वाला क्वेश्चन इस पार्ट टेस्ट 2 का। ठीक है, सो सवाल में कहता है अब transverse wave y is equal to this much in meters is propagating along positive x-axis on a string. A light insect starts crawling on the string with a velocity of 5 centimeters per second. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ये सेंटीमीटर्स पर सेकेंड दिया है at t equals to 0, और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम x equals to 5 सेंटीमीटर। 5 सेकेंड बाद द डिफरेंस इन द फेज ऑफ इट्स पोजिशन इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, तो जब हमसे फेज कहा जाता है ना, जब हमसे फेज कहता है, सो इस साइन के अंदर ये जितना भी टर्म है ना इसको आप फेज बोलते हो। ठीक है, ये आपको फेज होता है, राइट। सो एट t इक्वल्स टू 0 अगर हमसे पूछेगा कि इंसेक्ट जहाँ था उस पॉइंट का फेज क्या है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0.05, यहाँ पे आपके पास है साइन, और x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, राइट। नाउ यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये 20 पाई और ये जो 20 है इसका यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, ऐसा कहीं भी आपके सामने लिखा नहीं है। तो आप इस यूनिट को पहले मीटर में कन्वर्ट करके ही यहाँ पे डालेंगे, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड अदरवाइज। तो ये आपका हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100, राइट, माइनस 50 पाई और टाइम 0 की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 0.05, दिस इज योर साइन, ये आपको हो जाएगा सिंपली पाई। तो ये हो गया आपको पहला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फेज़ 1 है, इनिशियल फेज जो है phi 1, दैट इज़ योर पाई। ठीक है, अब बात करते हैं 5 सेकंड बाद। तो भैया 5 सेकंड बाद एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसेक्ट का x कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट में आपको 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। सो स्पीड दिया है 5 इंटू 5 कीजिए, दिस इज़ योर 30 सेंटीमीटर्स। सो 30 सेंटीमीटर्स को 100 से डिवाइड कीजिए और ये आपका मीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अब हम इसको पुट करेंगे हमारे इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 0.05, दिस इज़ योर साइन 20 पाई, x की जगह आप लिखोगे 3/10 माइनस 50 पाई और टाइम की जगह लिखोगे आप 5। ठीक है, सो दिस इज़ योर 0.05 साइन, दिस बिकम्स हाउ मच, 0 आपका खत्म, सो 6 पाई माइनस 250 पाई। ये पूरा का पूरा जो टर्मिनोलॉजी है ये आपका हो जाएगा फाइनल फेज यानी phi 2, और हमसे पूछा है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। सो phi 2 माइनस phi 1 कर दीजिए, यानी कि 6 पाई माइनस 250 पाई माइनस आप ये वाला पाई करेंगे। सो आपको यहाँ से दिखना चाहिए, दिस इज़ योर माइनस 245 पाई विच इज़ देयर इन दिस ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका आंसर की जो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, और बहुत सी जगह अगर आप इसको चेक करेंगे तो वहाँ पे भी 250 पाई दिया है, बिकॉज दे हैवंट चेंज द यूनिट्स, उन्होंने सेंटीमीटर में ही चीज़ों को पुट करा है और फिर 250 पाई निकल के आया है, विच आई बिलीव इज़ नॉट दी करेक्ट थिंग। क्या तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मैंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे 20 का यूनिट आपको सेंटीमीटर इनवर्स है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें SI यूनिट में ही चीज़ों को पुट करना चाहिए। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट आपका यही है। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कहता है कि अ वुडन क्यूब फ्लोटिंग इन वाटर सपोर्ट्स अ मास ऑफ 0.2 kg। तो ये आपके सामने एक वुडन ब्लॉक है और इसके ऊपर एक मास है 0.2 kg का। अभी सिचुएशन ऐसा है, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। फिर आपने इस मास को यहाँ से रिमूव कर दिया।
अगर आपने इस मास को यहाँ से रिमूव किया है तो कहता है कि ये ब्लॉक जो है वो ऊपर राइज किया है बाई 2 सेंटीमीटर, बाई 2 सेंटीमीटर। तो बताइए ईच साइड ऑफ द क्यूब कितना है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि जो ईच साइड है वो है आपको a सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर्स में ही माना है, a सेंटीमीटर है ईच साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई दो इक्वेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक बार में आपको समझना चाहिए कि अगर ये ब्लॉक ऊपर राइज किया है, राइट, तो कितना वॉल्यूम ऊपर गया है, दिस इज द शेडेड पोर्शन, इतना वॉल्यूम वो ऊपर राइज किया, ठीक है। व्हाट वाज दिस वॉल्यूम? दिस वॉल्यूम इज साइड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वॉल्यूम दैट इज नाउ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। तो इसके ऊपर जो बॉइंट फोर्स लग रहा था अब वो नहीं लग रहा है, अब वो नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने इस मास को रिमूव कर दिया। ये मास इस ब्लॉक को नीचे पुश कर रहा था बाय अ फोर्स ऑफ mg, बाय अ फोर्स ऑफ mg, राइट। सो बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, राइट, ये अब नहीं लग रहा है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला mg भी अब एक्ट नहीं कर रहा है। सो बेसिकली दोनों इक्वल रहा होगा, दोनों आपको इक्वल रहा होगा। mg इज इक्वल टू रो w वॉल्यूम इनटू g, राइट। तो g से g आपका खत्म हो गया। मास आपका इस सवाल में दिया हुआ है 0.2, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 3, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर दीजिए, a स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस इज योर -3, वहाँ जाएगा तो ये 100 बन जाएगा, राइट। दिस इज योर a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमने a को माना था तो उसी में डायरेक्टली आपका आंसर भी आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, क्विकली सॉल्व भी हो जाता है। ये सवाल थर्मोडायनेमिक्स का है, P वर्सेस V ग्राफ का सवाल है। तो आपको सवाल में कहता है कि स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन, यानी कि यहाँ से हमने शुरू किया है, सेम इनिशियल कंडीशन था गैस का, एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 to volume V2 in 3 different ways. The work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal, W2 if isobaric and W3 purely adiabatic. तो बताइए कौन किससे कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर आइसोबारिक है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, कौन नीचे कौन ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरी का ही सवाल होता है। आप स्लोप से जज कर सकते हैं। dp बाई dv in case of isothermal is -p/v and dp by dv in case of adiabatic is your -gamma p/v and gamma is more than 1. तो आप समझ सकते हैं कि स्लोप का मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ एडियाबैटिक इज मोर, तो आपको जो एडियाबैटिक वाला कर्व है ना वो नीचे होगा। सो दिस इज W3 इज योर एडियाबैटिक, W1 इज योर आइसोथर्मल। अब आपको तो पता ही है एरिया अंडर द कर्व आपको वर्क डन होता है, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन इस हरे वाले के लिए होगा विच इज़ योर आइसोबारिक, उसके बाद आपका ये ब्लू वाला विच इज़ योर आइसोथर्मल, और सबसे कम वर्क डन होगा एडियाबैटिक में विच इज़ योर W3। सो W2 मोर देन W1 मोर देन W3 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ओके, सो 2 आइडेंटिकल cylindrical vessels with their bases at same level, each contains a liquid of density rho. The height of the liquid in one vessel is h1 and that in the other vessel is h2. The area of either base is A. The work done by the gravity in equalizing the level when the two vessels are connected. तो पहले ये दोनों वेसल आपस में कनेक्टेड नहीं था। मान लीजिए हमने बीच में एक स्टॉपर लगा दिया, ठीक है। इस तरफ हाइट आपको h2 है, यहाँ पे हाइट h1 है, ठीक है। सवाल में ऐसा कुछ कहा नहीं कि कौन बड़ा है, हमने मान लिया अपने मन से कि h2 बड़ा है और h1 छोटा है, ठीक। आप जैसे ही इसको हटा देंगे यहाँ से, राइट, तो ये लिक्विड लेवल जो है इक्वलाइज हो जाएगा, अंत में बराबर में आ ही जाएगा। हमसे पूछता है व्हाट इज दी वर्क डन बाय दी ग्रेविटी इन डूइंग सो, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते, बढ़िया, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है आपको, दिस इज योर h2 माइनस h1, राइट। सो बेसिकली जब चीज़ें इक्वलाइज हो गई होगी, आप तो ऐसा समझिए कि यहाँ से जो 50% मास है h2 माइनस h1, राइट, इसका जो 50% मास है उसका हाइट कितना है बेसिकली।
अगर हम आपसे ये वाली हाइट पूछे तो ये तो h2 माइनस h1/2 हो जाएगा। सो बेसिकली यही पोर्शन आपको उठ के यहाँ से यहाँ आ जाने वाला है। आप ध्यान से समझे, जब चीज़ें आपको मूव हुई होंगी, सो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि यही वाला पोर्शन यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मास? इसका मास आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आपको इसका लेंथ पता है h2 माइनस h1/2। सो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया इज a एंड दिस इज h2 माइनस h1/2। सो दिस इज द मास, राइट। अब यही मास आपका यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास। और ये मास जब यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इसका ये वाला कॉर्नर अभी यहाँ था, अब ये वाला कॉर्नर यहाँ है। सो बेसिकली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज अगेन h2 माइनस h1/2। खत्म। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये आपको जाएगा रो ए, मास को पहले पुट कीजिए h2 माइनस h1/2 इंटू ग्रेविटी इंटू h2 माइनस h1/2। सो बेसिकली आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, h2 माइनस h1/2 का आप स्क्वायर कर दीजिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखिए तो रो ए जी है, हाँ है, h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर है और एक 4 है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसानी से हमने सवाल को हैंडल कर लिया। आपको इफेक्टिव मूवमेंट देखना है मास का जब ये इक्वलाइज हुआ है, राइट। इफेक्टिव मोशन देखना है। इस डायग्राम में आपको और क्लियरली दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को इन्वॉल्व किया है, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द मेटालिक बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज रिलेटिव डेंसिटी रो। द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, पहली बात रिलेटिव डेंसिटी बोला है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज t. If the metallic bob is immersed in water, then the new time period is given by what? ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होता है ना, दैट इज बेसिकली 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, और G की जगह हम लिखना पसंद करेंगे G इफेक्टिव। ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल बहुत सारा आता है। आप एलिवेटर के अंदर है, आपका पेंडुलम है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो G इफेक्टिव आपका कितना हो जाएगा? G+A होता है। एलिवेटर नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन तो G-A हो जाता है। ठीक है, आपका कोई कार के अंदर ये पेंडुलम है और वो कार सर्कुलर मोशन में है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वहाँ पे बेसिकली, तो आपका वहाँ पे जी इफेक्टिव हो जाता है √G² प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, राइट। सो इस केस में भी आपको जी इफेक्टिव सॉल्व करना है जब आपका वो बॉब पानी के अंदर है। ठीक है, तो एक बात तो आपको यहाँ से समझना चाहिए कि टाइम पीरियड जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √G इफेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे दो केस है। पहला केस तो है कि जब आपका पेंडुलम नॉर्मल एयर में है, इन दैट केस जी इफेक्टिव इज ओनली ग्रेविटी। ठीक है, सिचुएशन आता है केस 2 में। केस 2 में आपका जो वो बॉब है वो आपको लिक्विड में है। लिक्विड में है तो उसके ऊपर बॉइंसी लग रहा होगा, एक तो उसके ऊपर mg लग रहा है, ठीक बात है, ठीक है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर बॉइंसी लग रहा है, राइट। जब हम जी इफेक्टिव की बात करते हैं ना, सो बेसिकली दीज फोर्सेस FB mg जो भी फोर्सेस है इनका नेट फोर्स को आप मास से बेसिकली डिवाइड कर देते हो, दैट इज योर जी इफेक्टिव। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पे mg लग रहा है और ऊपर इस पे FB लग रहा है, राइट, FB लग रहा है। अच्छा, इस FB को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ दिस मास बॉब इनटू ग्रेविटी, और इसको हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। ठीक है, सो G effective in this case is going to be how much? This is ρSVG minus ρWVG divided by the mass itself which is ρSV। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा? आप ध्यान से देखिए तो ग्रेविटी माइनस VV कट जाएगा, ρW बाई ρS इंटू ग्रेविटी, एंड व्हाट इज ρW बाई ρS? 1/ρ, सो ग्रेविटी माइनस ग्रेविटी बाई ρ। तो यहाँ से आप चाहो तो ग्रेविटी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ρ-1/ρ। सो दिस इज द जी इफेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर केस, जी इफेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहता है सो आप ये फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हो। जी इफेक्टिव इज टेंशन अपॉन मास।
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टेंशन अपॉन मास। यहाँ पे ऊपर एक टेंशन भी होता है कि नहीं होता, धागा से लटका हुआ था, तो टेंशन को आप क्या लिखोगे, mg माइनस एफ बी, राइट। तो टेंशन अपॉन मास कर देना, वो आपका हो जाएगा जी इफेक्टिव। बढ़िया सर, अब खत्म, आपके पास जी इफेक्टिव से आपसे न्यू टाइम पीरियड पूछा गया है, तो T2 अपॉन T1, since T is inversely proportional to this, so T2 upon T1 is equal to under root of G effective in case 1 upon G effective in case 2। इसको हम लोग केस 1 बोल रहे हैं और इसको हम लोग केस 2 बोल रहे हैं। सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G इफेक्टिव 1, यानी कि ये आपको सिंपली G हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा G इंटू रो माइनस वन अपॉन रो। तो यहाँ से आप देखिए T2 हमको निकालना है, T1 हमको कैपिटल T दिया हुआ है, सो T2 बाई T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो अपॉन रो माइनस वन। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया T मल्टीप्लाइड बाई रो अपॉन रो माइनस वन, विच इज इंडीड योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थर्मोडायनेमिक्स का एक डिसेंट सा सवाल है। When a system is taken from state I to a state F along the path IAF, यानी आप यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये वाला पाथ आपने लिया है। Q is 50 joules and W is 20 joules, राइट। तो अगर हम I to A to F प्रोसेस का के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे तो हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, जहाँ पे हमको डेल्टा क्यू दिया हुआ है 50, हमको वर्क डन दिया हुआ है 20, और डेल्टा यू का मतलब क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल तो एफ है, इनिशियल आई है, तो यहाँ से आप देखिए आपको यू एफ माइनस यू इनिशियल 30 मिल गया है। फिर हमसे कहता है इफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 13 जूल फॉर द कर्व्ड रिटर्न पाथ एफ आई कर्व्ड रिटर्न पाथ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए अब हमको इक्वेशंस लिखने होंगे। तो इस पाथ के लिए फ्रॉम एफ टू आई थ्रू कर्व्ड पाथ, राइट। हमसे कहता है कि वर्क डन माइनस 13 जूल है, तो बताइए डेल्टा क्यू कितना होगा। सो लिखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। सो डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा डब्ल्यू आपको माइनस 13 दिया है। अब आप डेल्टा यू को क्या लिखोगे, आप F से I जा रहे हो, तो अब ये आपका फाइनल स्टेट है, ये आपका इनिशियल स्टेट है, तो आप लिखोगे यू आई माइनस यू एफ। और इक्वेशन नंबर 1 में देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये वैल्यू इज नथिंग बट योर माइनस 30। सो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा माइनस 43 जूल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल देखिए, अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस 10 मीटर थिक विद अ वर्टिकल होल ड्रिल थ्रू इट इज फ्लोटिंग इन अ लेक। ठीक है, तो ये आपका आइस का ब्लॉक है और इसके यहाँ पे एक पतला सा एक होल ड्रिल्ड है। ठीक है, द मिनिमम लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड टू स्कूप आउट अ बकेट फुल ऑफ वाटर थ्रू द होल इज हाउ मच। बढ़िया है। अब ये आइस है, आपको पता है कि आइस का कुछ पोर्शन ही पानी के बाहर होगा, मेजॉरिटी पोर्शन पानी के अंदर होता है। ठीक है, अगर आपको याद है या फिर आपने ये चीज़ कहीं देखा है, पढ़ा है, सॉल्व किया है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आइस का 90% वॉल्यूम नीचे रहता है और 10% ही बाहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर इस आइस का पूरा लेंथ कैपिटल H है तो ये स्मॉल h जो होगा ना वो सिर्फ कितना होगा, ये आपको 90% अंदर 10% ही बाहर है, 10% ही बाहर है। सो दिस इज नथिंग बट योर H/10, सिर्फ ये H/10 पोर्शन ही बाहर है। अब कैपिटल H हमको कितना दिया है, 10 मीटर। सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 मीटर, H की जगह 10 पुट कीजिए तो स्मॉल h आपको आ जाएगा 1। तो सिर्फ 1 मीटर ही आपको पोर्शन बाहर है, सिर्फ 1 मीटर पोर्शन ही आपको बाहर है। बढ़िया है। अब हमसे पूछता है कि आपको कितने लेंथ का रस्सी होना चाहिए ताकि आप पानी इसमें से निकाल सके। आप जब यहाँ पर रस्सी डाले तो आप बकेट से पानी निकाल सके। तो पानी का लेवल तो इसमें यहीं तक आने वाला है, पानी भी इसके वो अंदर ऊपर राइज करेगा तो पानी यहीं तक आएगा। तो आपको 1 मीटर का तो रस्सी होना ही चाहिए ताकि आप निकाल सको, 1 मीटर का रस्सी होना चाहिए ताकि आप पानी को निकाल सको। ठीक है, तो ये तरीका हो गया कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये 1 मीटर निकालना नहीं आता है तो फिर आपको इसमें नॉर्मल वेट और बॉइंसी को इक्वेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि स्मॉल h पोर्शन बाहर है और टोटल लेंथ आपका कैपिटल H है, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया को A मान लीजिए।
ठीक है, तो फिर आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ दिस आइस विच इज डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम दैट इज कैपिटल H इंटू A इंटू ग्रेविटी, और ऊपर बॉइंसी लग रहा होगा, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, कितना सबमर्ज्ड है, एरिया इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू ग्रेविटी। यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपको फिर से H 1 मीटर ही निकल के आएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस इज बेसिकली 900 kg पर मीटर क्यूब और वाटर का हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए ऐसे सवालों में। चलिए, moving on to the next question, the displacement time graphs for two sound waves A and B are as shown in the figure. The ratio of their intensities is how much? ठीक है, तो आपके पास ये A वाला कर्व है, ये B वाला कर्व है। आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी याद हो चलेगा, लेकिन रिलेशन मेजर आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम ए वाली वेव की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ ए इज 2 एंड एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ बी इज 1। ठीक है, अच्छा, सेम टाइम में 0 से लेके यहाँ तक जो भी टाइम है, सेम टाइम में ए का आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा लूप दिख रहा है, लेकिन बी में आपके पास ऐसा 2 हम्प है, राइट। तो यहाँ से आप क्लियरली ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि अगर ए का फ्रीक्वेंसी हमने f0 बोला है तो बी का फ्रीक्वेंसी 2f0 रहा होगा, ट्वाइस फ्रीक्वेंसी है। खत्म। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है IA अपॉन IB, सो दिस इज इक्वल टू AA अपॉन AB का होल स्क्वायर, FA अपॉन FB का होल स्क्वायर। अब AA अपॉन AB कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और FA अपॉन FB हो जाएगा आपको 1/2 का होल स्क्वायर। सो द आंसर इज योर 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A glass tube 1.5 meter long and open at both ends. This is a good question. ध्यान से देखिएगा। A glass tube 1.5 meter long and open at both ends is immersed vertically in a water tank completely. पहले completely immersed है, तो मान लीजिए ये रहा आपका वो वाटर टैंक और आपके पास ग्लास ट्यूब है, आपके पास ग्लास ट्यूब है, वो completely इसके अंदर अभी immersed है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आप इस ट्यूब को धीरे धीरे बाहर निकालना चालू किए। ठीक है, और ऊपर में आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है ऑफ 660 हर्ट्ज, राइट, which is vibrated and kept at the upper end of the tube, and the tube is gradually raised out of the water. The total number of resonances heard before the tube comes out of the water, taking velocity of the sound in air as 330 meters per second. ठीक है, तो जब ये ट्यूब आपका कंप्लीटली अंदर है तो ट्यूब लेंथ तो 0 ही हो गया। बेसिकली एयर गैप को हम ट्यूब लेंथ की तरह काउंट करते हैं। सपोज आपने इसको धीरे धीरे बाहर निकलना चालू किया, सो व्हेन आई से ट्यूब लेंथ आई एम मीनिंग दिस वन, ये एयर गैप आपके पास कितना है। ठीक है, क्योंकि इसी में ही आपको स्टैंडिंग वेव बनेगा, आपको इसी में ही स्टैंडिंग वेव बनने वाला है, राइट। कैसा भी बने, ऐसा भी बन सकता है आपको स्टैंडिंग वेव, राइट। नंबर ऑफ लूप्स डिपेंड करता है। बात यह है कि मैक्सिमम कितना लेंथ बाहर आ सकता है। मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, 1.5 मीटर ही होगा। जब ये पूरा का पूरा ही बाहर आ जाए, इसको नीचे कर दो, जब ये पूरा का पूरा बाहर आ जाए यानी कि 1.5 मीटर लॉन्ग, बढ़िया है। अब आप चीज़ों को समझिए, अब आप चीज़ों को समझिए। इस तरीके का इसको बोलते हैं क्लोज्ड ट्यूब, राइट। एक साइड से क्लोज होता है, एक साइड से ओपन होता है। ठीक है, इन सच अ ट्यूब जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली 2n-1 V/4L, वेयर L इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, जब हम लेंथ की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ। यहाँ पे चलो L लगा दिया, सो 2n-1 इंटू V/4L। अब V तो इस पूरे सवाल में सेम है, ठीक है, एयर आपका सेम ही रहने वाला है। F भी आपका इस सवाल में फिक्स्ड है क्योंकि आपने ट्यूनिंग फॉर्क 660 हर्ट्स वाला ही इस्तेमाल करा है। तो अगर आप इस इक्वेशन में F की वैल्यू को लगा दे 660, दिस इज योर 2n-1, और आप V की जगह लगा दे 330 दिस अपॉन 4/L, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपको कट होके 2 हो जाएगा एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी L इज इक्वल टू 2n-1/8। तो आपके पास लेंथ और n में एक रिलेशन आ गया। अब आपको पता है कि ये n का सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हो सकता है, n कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके पास L पे कंडीशन है, L जो है, ये L जो है वो आपको
1.5 से कम ही होना चाहिए। L हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर। बात सही है? तो यहाँ पे लगाइए कंडीशन, L 1.5 मीटर से कम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि 2n माइनस 1/8 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से देखिए आप 2n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 12 हो जाएगा। सो 2n इज लेस देन इक्वल टू 13। तो यहाँ से आपको n आ रहा है लेस देन इक्वल टू 6.5। अब n तो आपका इंटीजर ही हो सकता है, यानी n की वैल्यू क्या, तो 1 पॉसिबल है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि कोई एक ऐसा लेंथ रहा होगा जहाँ पे आपको n 1 है, यानी कि फंडामेंटल नोड बना होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो। 2 के लिए आपको जो शेप रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा, राइट, और सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो टोटल कितना बन सकता है, तो 6 ही बन सकता है। एक ऐसा लेंथ होगा जहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, एक ऐसा लेंथ होगा जहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, एक बार 3 एंड सो ऑन। सो टोटल आपको 6 केसेस होंगे, 6 बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया है। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, द प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट्स इन द फिगर आर गिवन। इन प्रोसेस ए बी 600 जूल ऑफ, यहाँ पे O होगा, इन प्रोसेस ए बी 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड एंड बी सी में 200 जूल हीट आपको ऐड किया गया है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस ए टू सी वुड बी हाउ मच। ए सी में आपको डेल्टा यू कितना है, सो आपसे बेसिकली डेल्टा यू ए सी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ए से लेके बी से लेके सी तक के लिए इक्वेशन को लिखे तो हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ए टू बी, बी टू सी में आपको डेल्टा क्यू कितना है, तो 600 प्लस 200 विच इज़ योर 800 जूल्स। डेल्टा यू तो आपको वही हो जाएगा डेल्टा यू ए सी ही, यही हमको सॉल्व करना है। और वर्क डन यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बी टू सी में आपका वर्क डन आएगा, लेकिन ए टू बी आपका एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये तो वर्क डन ही 0 हो जाएगा। दिस इज योर 800 इज इक्वल टू डेल्टा यू ए सी प्लस डब्ल्यू बी सी। अब ये आपको एक आइसोबारिक प्रोसेस है ना बी टू सी, सो सिंपली पी इंटू डेल्टा वी आप कर दोगे, पी इंटू डेल्टा वी कर दोगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर एट बी कितना दिया हुआ है, इतना है अपने पास, दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई वी सी माइनस वी बी। अब वी सी जो है वो तो आपको वी डी के ही बराबर होगा, सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस, और वी बी जो है आपको वो वी ए के ही बराबर है, सो दिस इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज योर 800 इज इक्वल टू डेल्टा यू ए सी प्लस दिस इज 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 8 इज 24, और यहाँ से आपका ये 240 दिख रहा है। सो डेल्टा यू ए सी इज हाउ मच, दिस इज योर 560 जूल्स विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सो थर्मो के सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सवाल में क्या कहता है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1। तो अंदर में आपको एक सिलेंडर है जिसका कंडक्टिविटी K1 है, और इसके ऊपर में एक और आपके पास सिलेंड्रिकल शेल है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, आउटर रेडियस आपको 2R है। ठीक है, the two ends of the combined system are maintained at two different temperatures, there is no loss of heat, right? The effective thermal conductivity of the system is how much? तो इस सवाल को करने के लिए एक तो दो कॉन्सेप्ट चाहिए, एक आपको कॉन्सेप्ट है थर्मल रेजिस्टेंस का। हम अगर आपके पास मान लीजिए कोई रॉड है जिसका कंडक्टिविटी K है, जिसका लेंथ R है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो हम लोग इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते थे और इसको हम लोग कहते थे थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज नथिंग बट L अपॉन के ए। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूले का, इस कंसेप्ट का हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। बढ़िया है। दूसरा कि जब आपसे कहा जाता है कि बताइए इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या है सिस्टम का, इसका मतलब आपको इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल K की वैल्यू से रिप्लेस करना है सो दैट द थर्मल रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। हम चाहते हैं कि हम सेम डायमेंशंस का हम एक और ऐसा सिलेंडर ले ले जिसका ये कंप्लीट रेडियस आपको 2R हो, कंप्लीट सॉलिड होना चाहिए, इस बार सिंगल मटेरियल का होना चाहिए ऑफ सम
थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट, सो दैट सेम थर्मल रेजिस्टेंस हो, यानी कि सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होना चाहिए इन दोनों से. दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. बढ़िया सर, अच्छी. ये जो ऊपर वाला है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो K1 मटेरियल है और K2 मटेरियल है ये दोनों आपस में पैरेलल में है, राइट, पैरेलल में है. तो इन दोनों का पहली बात तो इस सिस्टम का आपको थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, सो 1/R1 प्लस 1/R2. यहाँ पे R1 R2 रेडियस नहीं है, थर्मल रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/R2, राइट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस विच इज R इक्विवेलेंट, राइट. तो इनका जो R इक्विवेलेंट है वो है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और हम चाहते हैं कि यही R इक्विवेलेंट इसका भी हो, यही R इक्विवेलेंट इसका भी हो. बढ़िया है. तो R का फॉर्मूला अभी दिखाया था ना, R आपको होता है L/KA, L/KA यहाँ पे लिख देते हैं R इज इक्वल टू L/KA. तो ये R1 की जगह आप क्या लिखोगे, इसका लेंथ तो L ही है, सो L K1 और एरिया अंदर वाले के एरिया हो जाएगा πr² प्लस दिस इज K2, इस येलो वाले का शेडेड एरिया होगा क्योंकि वही मटेरियल है आपको K2. दिस इज योर π2r का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर अपॉन L इज इक्वल टू इसका K इक्विवेलेंट है, K इक्विवेलेंट है, एरिया हो जाएगा आपको π2r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई L, ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका ये L L L तो कट जाएगा, पाई भी आपका कटेगा, इवन R² भी कटेगा. ध्यान से देखिए K1 R² प्लस यहाँ पे आपको आ जाएगा 3R² K2, यहाँ पे आपको आ जाएगा 4R² K इक्विवेलेंट. तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका ये R² भी ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से आपका K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई 4. So where is the answer? K1 plus K2. Okay, option number C is the correct answer. ठीक है. So सिंपल फंडा है कि हमको सेम डायमेंशन का एक और सॉलिड बॉडी लेना है जिसका K वैल्यू हमको निकालना है, सो दैट दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए. इस वाले का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस R2, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. चलिए देखिए, सो डॉपलर्स इफेक्ट और बीट्स दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा सवाल है. सवाल में कहता है कि आपके पास दो विसल है, टू विसल्स ए एंड बी प्रोड्यूसेस नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज एंड 596 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली. तो ये वाला जो है वो आपको जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है FA, दैट इज योर 660 हर्ट्ज, और ये वाला जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज योर 596 हर्ट्ज. There is a listener at the midpoint of the line joining them. Now the whistle B and the listener starts moving at a speed of 30 meters per second away from the whistle A. तो ये दोनों, ये B और listener दोनों आपको right side move कर रहा है with same speed. If speed of sound be इतना, how many beats will be heard by the listener? ठीक है, so basically आपको beat frequency निकालना है. listener को कितना beat सुनाई देगा. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि listener को A का अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगा. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम A, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ साउंड. अब ध्यान से देखिए, ऊपर में आपको होता है ऑब्जर्वर का स्पीड और नीचे होता है आपको सोर्स का स्पीड. ठीक है, तो ऑब्जर्वर आपको इससे दूर जा रहा है, राइट, तो ऊपर माइनस साइन आता है, और सोर्स तो आपको रेस्ट पे है, तो यहाँ पे नीचे में कुछ और होगा ही नहीं. सो दिस इज इक्वल टू 660, दिस इज योर 330 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 330. सो ये आपको कट करके 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 600 आता दिख रहा है. ठीक है, अब अगर हम B की बात करें ना, सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी तभी आपको सुनाई देता है जब कोई रिलेटिव मोशन हो, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं. तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वही इसको सुनाई देगा. अगर आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी आपको यही निकल के आने वाला है. सो इसको 596 हर्ट्ज ही सुनाई देगा. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बीट क्या हो जाएगा, 600 माइनस 596 विच इज़ योर 4. तो उसको 4 बीट सुनाई देगा.
पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। A particle is performing simple harmonic motion along x-axis with amplitude 4 cm and time period 1.2 second और amplitude है आपको 4 cm. The minimum time taken by the particle to move from x equals to 2 to 4 and then back again. देखिए इस सवाल को करने से पहले ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या फिर एक ऐसा रिजल्ट होता है जो आपको अब याद होना चाहिए एग्जाम से पहले। सपोज ये आपको एक्स एक्सिस है, पार्टिकल आपको ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज योर मीन पोजिशन, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है, दिस इज योर a/2, राइट। यू कैन डिराइव दिस ऑल्सो बाई यूजिंग द इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ωt। आप चीज़ों को डिराइव भी कर सकते हैं, यहाँ पे अभी सिर्फ रिजल्ट लिख रहे हैं हम लोग। सपोज कीजिए ये आपका एक पार्टिकल है, सपोज कीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है। मीन पोजीशन से a/2 जाने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज बेसिकली t/12। यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम पीरियड का 1/12 है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आता है आपको t/6, राइट। मीन पोजीशन से राइट मोस्ट एक्सट्रीम होगा t/4, मीन पोजीशन से a/2 का होता है t/12। इस इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं, x की जगह a/2 पुट कर दिए, आपको स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी, और a/2 से कैपिटल A होता है t/6। ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप ऐसे सवालों को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सको। अब हमको कहता है कि बताइए 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, तो 2 तो बेसिकली a/2 हो गया ना, एम्पलीट्यूड आपको 4 सेंटीमीटर है, तो 2 का मतलब हो गया a/2। तो सवाल में कहता है कि भैया a/2 से a तक जाने का और वापस यहाँ तक आने का कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और हमसे सबसे छोटा वाला टाइम पूछा है, तो बच्चे ये ना कंफ्यूज करें कि सर हम यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ आए क्या, वो लंबा टाइम हो गया, तो आपको ये निकालना था। तो आपका आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि t/6 × 2 होगा, यानी कि t/3 होगा, और t 1.2 दिया है तो आंसर 0.4 सेकेंड होगा। बताइए कितना समय लगा सवाल को सॉल्व करने में। तो ये सब बातें नहीं पता रहेंगी तो सवाल में समय तो लगेगा ना, ठीक है। चलिए आ जाइए, कैलोरीमेट्री। अ स्टूडेंट टेक्स 50 ग्राम ऑफ वैक्स, बढ़िया है, ले लो भाई। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड वैक्स इज 0.6 किलो कैलोरी, ध्यान दीजिएगा किलो कैलोरी लिखा है, एंड हीट्स इट टिल इट बॉइल्स। द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड द टाइम इज एज फॉलोज, हीट सप्लाई टू द वैक्स पर मिनट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट। ध्यान से देखिए आपका, तो यहाँ पे आपको 2 बार फेज चेंज दिख रहा होगा, एक यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, एक यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सॉलिड से लिक्विड हो रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड हो रहा होगा, और यहाँ पे आपको लिक्विड से गैस हो रहा होगा। तो जहाँ पे लिक्विड से गैस हो रहा है वही आपका बॉइलिंग पॉइंट है। सो 200 तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, 200 डिग्री सेल्सियस हो गया आपको बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मत पूछना कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो भैया जब स्टेट चेंज होता है ना तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट है यहाँ पे, बढ़िया। अगर यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है यानी कि यहाँ पे सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए डेल्टा टी, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं हम सॉलिड के टेम्परेचर इंक्रीज की। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, 0 से 50 हुआ है, तो 50 डिग्री सेल्सियस तो आपका डेल्टा टी हो गया। कितने टाइम में हुआ है, तो 1 मिनट में हुआ है। तो उस 1 मिनट में कितना हीट देना पड़ गया होगा, ms डेल्टा टी। सर m की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम्स, m की वैल्यू है 50 ग्राम्स, तो 50/1000 कर दो, राइट। s की वैल्यू कितनी है, सो 0.6, लेकिन किलो कैलोरी है, तो इसको पहले तो सिर्फ कैलोरी में कन्वर्ट करो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी विच इज़ 50। बढ़िया सर, तो यहाँ से 1000 से 1000 आपका चला गया है कि नहीं। दिस इज़ योर हाउ मच, दिस इज़ योर 30, सो दिस इज़ योर 1500 कैलोरीज। और इतना हीट आपने कितने समय में दिया था, 1 मिनट में। तो यही तो आंसर होगा सर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। A concrete sphere of radius r has a cavity of radius small r which is packed with sawdust, ठीक है। तो एक आपके पास कंक्रीट था, यहाँ पे अंदर में एक कैविटी और यहाँ पे आपने सॉडस्ट भर दिया है, ठीक है। सॉडस्ट क्या होता है नहीं भी पता चलेगा, करना क्या आपने को उससे। स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ कंक्रीट एंड सॉडस्ट आर इतना। अब जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी सब एक ही बात हो गया ना, तो आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना। जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट बोलता है
सो दिस इज व्हाट, जब आपको यहाँ पे लिखा है 2.4, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ कंक्रीट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. जब आपको लिखा है 0.3, दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. छोटी छोटी बातें हैं. फॉर दिस स्फीयर टू फ्लोट विथ इट्स एंटायर वॉल्यूम सबमर्ज्ड, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्क्रीट टू मास ऑफ सॉडस्ट, हमको mc अपॉन ms पूछा जा रहा है, मास ऑफ कंक्रीट अपॉन मास ऑफ सॉडस्ट. ठीक है, जस्ट सबमर्ज्ड है, इसका मतलब टोटल वेट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स, इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स, राइट. सो मान लेते हैं कि कंक्रीट का मास है इतना, सॉडस्ट का इतना, दिस इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स. बढ़िया सर. अच्छा, mc प्लस ms, बॉइंट फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई टोटल वॉल्यूम. वॉल्यूम भी तो दो है ना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉडस्ट इनटू ग्रेविटी. बढ़िया. अच्छा, यहाँ पे g और g तो मल्टीप्लाई किए ही नहीं, वेट है ना, वेट बैलेंस हो रहा है. बढ़िया. तो ये g को तो हटा दो यहाँ से. बढ़िया. अब ये जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी आपको मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो क्या हम वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिखे, लिख दीजिए सर, ऐसे लिख दीजिए सर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, दिस इज योर ms रो w मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर mc अपॉन रो c प्लस ms अपॉन रो s. ठीक है, खत्म ना तो कहानी. आपको ये निकालना है तो दोनों साइड ms से डिवाइड कर दो, तो ये आपको हो जाएगा दिस प्लस 1 इज इक्वल टू रो w को अंदर ले जाना, रो w को अंदर ले जाना, राइट. तो ये आपको हो जाएगा रो w अपॉन रो c मल्टीप्लाइड बाई mc अपॉन ms प्लस ये आपको सिंपली हो जाएगा रो w अपॉन रो s. बढ़िया. आपको ये निकालना है ना, इसको सपोज x बोल दो, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज रो w अपॉन रो c. आप ध्यान से देखिए, रो w अपॉन रो c 1 अपॉन 2.4 हो जाएगा, 1 अपॉन 2.4 और एक x भी ऊपर डाल दो, है ना, इसको हमने x मान लिया है, प्लस ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन 0.3. बढ़िया है, 1 अपॉन 0.3 है. खत्म कहानी. अब तो क्या करो, 1 माइनस 1 बाई 0.3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2.4 माइनस x. ठीक है क्या, ये हमने क्या किया, 1 इतना किया, x अपॉन 2.4 और इस वाले x को उधर ले गया. ठीक है, अब ये आपको कितना हो रहा है, दिस इज योर माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू, ये 2.4 है ना, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 1.4x डिवाइडेड बाई 2.4. ठीक है, सो सारे डेसिमल्स तो आपको हट ही जाएंगे, तो यहाँ से आपको x कितना आ रहा है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2.4 हटा दो, 24 लिख दो, 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 3. सो ये आपको हो जाएगा 2 और ये सब कुछ कट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 4. सो दिस इज योर 4 विच इज़ द ऑप्शन नंबर बी. खत्म. ठीक है, यहाँ पे हल्का सा क्लमजी हो गया, इसको आप थोड़ा सा और स्मार्टली कर सकते थे. एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सेल्फ वेट इलॉन्गेशन. हालांकि इसका फॉर्मूला रटा होना चाहिए, नहीं पता है, फिर भी यहाँ पे क्विकली डिराइव भी कर लेंगे हम लोग इसको. रबर पाइप ऑफ डेंसिटी इतना एंड यंग्स मॉडुलस इतना इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 8 मीटर्स. आपको कैपिटल L दिया हुआ है 8 मीटर्स. व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट. ठीक है, तो इसके खुद के वेट की वजह से इसमें कितना इलॉन्गेशन आया है. हम क्या बोल रहे हैं, इसके बॉटम वो सरफेस से y लेंथ पे जाके dy का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो और इस dy एलिमेंट में क्या इलॉन्गेशन है वो पता कर लो. ध्यान से देखिएगा, ये आपको dy लेंथ का एलिमेंट है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है जो इसको इलॉन्गेट करेगा वो तो नीचे वाले का वेट होगा ना. तो नीचे वाले का वेट कितना हो जाएगा, दिस इज योर m अपॉन टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी. तो इस फोर्स की वजह से इसमें इलॉन्गेशन आएगा. मान लेते हैं इसमें जो इलॉन्गेशन आया है वो आपको आया है dl का, बहुत छोटा सा इसमें एक इलॉन्गेशन आया dl. तो अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन. इक्वेशन क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन dl अपॉन ओरिजिनल लेंथ dy. बढ़िया सर. फोर्स कितना है, तो ये आपको है myg अपॉन l, ये आपको एरिया हो गया, दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस
dl/dy। ठीक है, अब एक काम कीजिए, dy को उधर ले चलिए, dy को उधर ले चलते हैं तो ये आपको कितना हो जाएगा, mg/l इंटू यंग्स मॉडुलस y इंटू dy इज इक्वल टू dl। मारिए इंटीग्रेट। ठीक है, y जब 0 है, राइट, फ्री एंड पे देर इज नो इलोंगेशन, और y जब आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल L के बराबर, या आपको टोटल इलोंगेशन डेल्टा L पकड़ लीजिए, डेल्टा L पकड़ लीजिए, तो दिस इज हाउ मच, ये आपको आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई L इंटू यंग्स मॉडुलस। एरिया कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे एक एरिया भी तो है नीचे में। ठीक है, ये एरिया हो गया, ये आपका हो जाएगा y²/2, लिमिट पुट किया तो L²/2 इज इक्वल टू डेल्टा L। ठीक है, अब हमें डेंसिटी दिया हुआ है ना सवाल में, तो क्यों ना आप एक ऐसा काम करें कि ये आपको मास हो गया, L इंटू ए आपको वॉल्यूम हो गया, तो इस पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो डेंसिटी से। दिस इज योर ρg L² डिवाइडेड बाई, नीचे में आपका एक 2 है, यहाँ पे आपका यंग्स मॉडुलस है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा L, राइट। तो अब हमारे ख्याल से सब कुछ है टू कैलकुलेटेड। डेंसिटी इज 1.5 इंटू 10⁻³ ग्रेविटी इज 10, लेंथ का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यंग्स मॉडुलस विच इज़ योर 5 इंटू 10⁻6, राइट। तो दिस इज योर डेल्टा L, ये आपका डेल्टा L हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको इजीली आंसर 9.6 10⁻² मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आंसर आपका निकल के आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। हमसे सवाल में कहता है कि आपके पास एक कॉपर रॉड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ L0 था, आपने उसको हीट किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो बताइए व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड। अब ये जो स्ट्रेन है ना, वो स्ट्रेन आपको तभी डेवलप होता है जब आप एट एनी गिवन टेम्परेचर बॉडी को कंप्रेस या इलोंगेट करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे आप बॉडी को फोर्सफुली कंप्रेस या इलोंगेट नहीं कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो। जब आप बॉडी को हीट कर रहे हो तो बॉडी नेचुरली एक नया लेंथ अटेन करता है। एट दैट न्यू लेंथ द एटम्स आर अगेन एट स्टेबल स्टेट। एटम्स का जो बीच का सेपरेशन है दैट इज एट स्टेबल सिचुएशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो 100 डिग्री पे उसके पास एक नया लेंथ है जहाँ पे वो स्टेबल सिचुएशन में है, तो वहाँ पे आप स्ट्रेन नहीं देखेंगे, वहाँ पे 0 है। स्ट्रेन को डायरेक्टली फॉर्मूला के सेंस में ना ट्रीट करें कि डेल्टा L/L, हाँ, तब तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेन निकल के आ ही जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली जाना है कि स्ट्रेन वर्ड इस्तेमाल ही कब करना है अपने को, राइट। बढ़िया, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हमसे कहता है कि आपके पास एक सॉलिड यूनिफॉर्म बॉल है हैविंग वॉल्यूम v एंड डेंसिटी रो, फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड एज शोन। द डेंसिटीज ऑफ अपर एंड द लोअर लिक्विड आर ρ1 एंड ρ2। तो ऊपर का डेंसिटी ρ1 है, नीचे का ρ2 है, बॉल का रो है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल विल बी इन द लोअर लिक्विड। तो हमने बोला कि मान लीजिए कि f फ्रैक्शन बी इन द लोअर लिक्विड, इसका मतलब है कि ऊपर वाले का जो वॉल्यूम होगा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, और नीचे वाले का, पहले नीचे का लिख लेते हैं, f इंटू वी हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम v है, तो ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 1 माइनस f इंटू वी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत स्मूथली आएगा। हमने फ्रैक्शन को ही f मान लिया है। बढ़िया जनाब, अब इस पर क्या लगाएंगे, mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, यहाँ पे लिखो mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। mg मतलब डेंसिटी ऑफ दिस बॉल, वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, बॉइंट फोर्स मतलब अलग अलग लिक्विड का आपको लिखना होगा। अगर हम ρ2 की बात करें तो ρ2 कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है, दिस f इंटू वी है ना, f इंटू वी है, सो f इंटू वी इंटू ग्रेविटी प्लस ρ1 1 माइनस f इंटू वी इंटू ग्रेविटी। तो ये आपको हो गया टोटल बॉइंट फोर्स, दिस इज योर टोटल बॉइंट फोर्स। बढ़िया है, तो यहाँ पे आपका वी जी खत्म, दिस इज योर रो इज इक्वल टू ρ2f प्लस ρ1 माइनस ρ1f। एक्सीलेंट, तो ये आपको हो जाएगा रो माइनस ρ1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप f को कॉमन खींच ले, सो ρ2 माइनस ρ1, तो यहाँ से आपका f आ जाएगा रो माइनस ρ1 अपॉन ρ2 माइनस ρ1, और अगर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ρ1 माइनस रो अपॉन ρ1 माइनस ρ2 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कहता है कि आपके पास एक ऐसा वायर है जिसका लेंथ L है, वेट
W है और नीचे में एक और मास इसके साथ हैंग कर रहा है जिसका वेट W1 है, ठीक है। तो हमसे बोलता है कि ये वायर से 3L/4 डिस्टेंस ऊपर अगर आप जाए तो इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी हमको दे रखा है, दिस एरिया इज S, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, इस पॉइंट पे अगर आपसे स्ट्रेस पूछा है तो इसके नीचे जितना भी वेट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट स्ट्रेस। सो कितना हो जाएगा, पूरे L लेंथ का वेट W है, सो 3L/4 लेंथ का वेट हो जाएगा 3W/4। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल वेट यानी कि 3W/4 प्लस W1 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हो गया आपको स्ट्रेस, खत्म, 15 सेकेंड। चलिए अगेन ये भी आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है ऐसे सेटअप का, राइट। इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है जहाँ पे ये बताया गया था कि ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है, आप इसको ऐसा टेढ़ा रखें, ऊपर से इंक्लाइन का भी आप इसको ऐसा टेढ़ा रखें सीधा रखें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। फंडा यही लगाना है कि इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों स्प्रिंग आपको पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, इट इज़ इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऐड हो जाएंगे, ये आपको हो जाएगा 2K, खत्म। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π मास अपॉन के इक्विवेलेंट, तो आप नीचे में 2K लगा दोगे। कहाँ पे है ऑप्शन भाई, m/2K, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A U-tube containing a liquid is accelerated horizontally with a constant acceleration of 2 meters per second square if the separation between the vertical limbs is 10 centimeter. The difference in the heights of the liquid in the two arms is what? तो आपके सामने ये कि YouTube है, आपने इसको राइट साइड एक्सेलरेट किया। अब जब इसको राइट साइड एक्सेलरेट करोगे ना तो लिक्विड इस एंड में प्रेशराइज्ड हो जाता है, राइट। तो ये लेवल आपको ऊपर चल जाता है, ये लेवल आपको हल्का सा नीचे होता है। हमसे इन दोनों के लेवल्स का हाइट डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो हमसे स्मॉल h पूछा है। मान लीजिए कि इस पॉइंट का डिस्टेंस टॉप सरफेस से HA है और ये आपका B पॉइंट है HB, बढ़िया। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दी FBD ऑफ द लोअर पोर्शन, ठीक है। सिर्फ लोअर पोर्शन का ही हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको और भी कई तरीके से कर सकते थे, दिस इज ईजी टू फील बेसिकली। इसका जो लेंथ है ना इसको आप L मान लो, जो कि हमें दिया है सवाल में, ये लेंथ हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को S मान लो चाहो तो, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे जो प्रेशर है इस A पॉइंट पे वो PA है और B पॉइंट पे जो प्रेशर है वो PB है। तो इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा FA और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है FB और इस लिक्विड का मास m है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लिखेंगे FA माइनस FB इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो मेरे पास है A, और FA को आप लिखोगे PA इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, FB को PB इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्यों ना PA इंटू PB, PA माइनस PB इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया लिख दिया जाए। मास इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू दैट लेंथ इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है जनाब। तो यहाँ से आपका S और S तो ख़त्म हो गया। हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे H पूछा गया था। अब देखिएगा इस PA को हम क्या लिखेंगे, इस PA को तो हम लिखेंगे ना ρGHA। सिमिलरली हम PB को भी लिखेंगे ρGH इंटू B। तो यहाँ पे लिखिए इस बात को, ठीक है। अभी कोई बच्चा होगा कि सर यहाँ पे P0 भी तो है, ठीक है, तो लिख दो P0 भी लिख दो, टोटल प्रेशर P0 तक भी लिख दो, बढ़िया। तो आप जब PA माइनस PB करोगे तो P0 कट जाएगा और ये आपको आ जाएगा ρGHA माइनस HB इज इक्वल टू ρLA, बढ़िया है। तो आपका देखिए रो भी खत्म हो गया और HA माइनस HB ही तो हमको निकालना है, स्मॉल h। सो स्मॉल h इज इक्वल टू L इंटू A अपॉन ग्रेविटी। नाउ दिस इज योर 10 सेंटीमीटर, कहाँ गया, L 10 सेंटीमीटर है, हमको आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही निकालना है। तो 10 को चेंज नहीं करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं करेंगे। A की वैल्यू 2 है और ग्रेविटी आपका 10 होता है, तो यहाँ से आपको आ रहा है 2 सेंटीमीटर। सो इंटीजर सवाल था, 2 इसका आंसर हो जाएगा, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सवाल में कहता है द हीट एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भैया मोल कितना हो गया,
मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो 1/2, और 1 ग्राम ऑफ हीलियम, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1/4। तो आपको दोनों का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू इतना एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो अगर अपने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे दिया है हीट तो NCV डेल्टा T होता है, राइट। सो N1CV1 डेल्टा T प्लस N2CV2 डेल्टा T, तो डेल्टा T को कॉमन लेके बाहर खींच लेंगे, ये आपको डेल्टा T हो गया, ठीक है। 1 इज बीइंग यूज्ड फॉर हाइड्रोजन एंड 2 सिंबल फॉर हीलियम, ठीक है। अब आपको CV1 भी चाहिए। हाइड्रोजन आपको एक डायाटॉमिक है, तो डायाटॉमिक का जो CV वैल्यू होता है वो 5R/2 होता है और मोनोटॉमिक का 3R/2 होता है। फॉर्मूला क्या होता है CV का? FR/2, वेर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डाया का 5, मोनो का 3। बढ़िया। सो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन है तो 5R/2 प्लस दिस इज योर 1/4, दिस इज योर 3R/2, दिस फेलो इज योर डेल्टा T। बढ़िया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको R की वैल्यू 2 ही दे रखा है, ठीक है। आपको आंसर भी निकालना कैलोरीज में, तो आप यहाँ पे R की वैल्यू 2 ही यूज़ करेंगे, कैलोरीज में ही रहने देंगे। तो R की जगह जब 2 पुट करोगे तो नीचे वाला 2 और ये वाला 2 खत्म होएगा, ये भी आपको खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको बच रहा है 5/2, यहाँ पे आपको बच रहा है 3/4। सो लेट अस टेक 4 एज LCM, तो ये आपको हो जाएगा 10 + 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T विच इज़ योर 100, ठीक है। तो इसको कट किया तो ये आपको हो जाएगा 25। सो यू आर हियर विथ हाउ मच? 250 + 75 विच इज़ नथिंग बट 325 कैलोरीज, 325 कैलोरीज, और यही आपका इस सवाल का इंटीजर आंसर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन दैट कॉन्सेप्ट विच वी डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स बैक। इस सवाल को पहले समझ लीजिए। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट K आपको दे रखा है, ठीक है। ये इसका अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर आपने इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को बेसिकली इधर की तरफ कंप्रेस किया बाय डिस्टेंस 2x0, लेकिन यहाँ से लेके जो दीवार तक का डिस्टेंस है वो सिर्फ x0 ही है। बढ़िया है। द स्प्रिंग इज देन कंप्रेस्ड बाय 2x0 एंड रिलीज्ड। द टाइम टेकन टू स्ट्राइक द वॉल इज दिस मच, राइट। तो आप जब ब्लॉक को यहाँ ले आए, फिर आपने ब्लॉक को रिलीज किया, तो कितने टाइम देर बाद ब्लॉक दीवार को स्ट्राइक करने वाला है, टच करने वाला है? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका ब्लॉक नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे है, वो पहले मीन पे आएगा और फिर उसको A/2 पे जाना है, समझ रहे हो। आपने जब ब्लॉक को यहाँ पे लेके आया तो मीन से कितना दूर लेके चले गया ब्लॉक को? 2x0, राइट। तो अगर आपने इसको एम्पलीट्यूड बोल दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो एम्पलीट्यूड का आधा ही हुआ, बिकॉज दिस इज ओनली x0। बस सवाल वहीं पे खत्म। अब एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन का टाइम होगा T/4। पूरा एक टाइम पीरियड अगर कैपिटल T है तो ये आपका क्वार्टर साइकिल हो गया, एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन T/4। और हमने देखा था कि मीन पोजीशन से A/2 होता है T/12। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए दैट इज T/4 + T/12, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज 3T + T विच इज अगेन T/3, और T होता है आपको, और 3 दिख नहीं रहा है, हाँ, T होता है 2π√m/k। सो दिस इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2π√m/k। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो A की वैल्यू 2 आ रही है और B की वैल्यू 3 है, तो मेरा जो आंसर हो गया दैट इज 5। इंटीजर क्वेश्चन था तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ऐसे चीज़ों को याद रखे। मीन पोजीशन से A/2 T/12 होता है, ठीक है, डिराइवेबल है लेकिन याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 6 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स 6 है, इज टेकन एज पर द साइकिल इफ द टेम्परेचर आर TA, TB, TC, TD आपको सब दे रखा है। द वर्क डन पर साइकिल इज x × R वेयर R इज अ गैस कॉन्स्टेंट। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है, आपको वर्क डन सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, A से लेके B एंड C से लेके D, C to D, अगर आप इस प्रोसेस को देखें A to B में भी ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करता है, और C to D में भी ऐसा ही है, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। इसका मतलब इस प्रोसेस में
ए से लेके बी में और सी से लेके डी में कोई भी वर्क डन नहीं है। काम कितना आसान हो गया। अब अगर पूरा वर्क डन सॉल्व करना है तो आप सिंपली सॉल्व करोगे बी से लेके सी का वर्क डन प्लस डी से लेके ए का वर्क डन, और ये दोनों ही आपको एक आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि आप यहाँ पे पी डेल्टा वी लगा सकते हो, पी डेल्टा वी लगा सकते हो, पी वी सी माइनस वी बी प्लस पी। अच्छा एक काम कीजिए ना, यहाँ वाले प्रेशर को आप P1 बोल दीजिए और यहाँ वाले प्रेशर को आप P2 बोल दीजिए। सो P1 दिस इज योर P2 वॉल्यूम एट A माइनस वॉल्यूम एट D, ठीक है। अच्छा अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, PV बेसिकली आपको nRT होता है ना, तो आप इसका अगर इस्तेमाल करें सो nRTC माइनस TB प्लस nRTA माइनस TD। nr थ्रू एंड थ्रू कॉमन ले लीजिए तो TC माइनस TB प्लस TA माइनस TD होगा। अब आपके पास सब कुछ है। TC आपका कितना है 2200, TB 800 प्लस TA की वैल्यू 600 और जो TD है वो आपको है 1200। दिस इज़ योर 6 इंटू आर नंबर ऑफ मोल्स 6 है, ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज़ योर हाउ मच, ये आपको हो गया 1400 प्लस 600 2000 माइनस 1200 800। दिस इज़ योर 4800 इंटू आर, यानी कि जो x की वैल्यू है दैट इज़ 4200। इंटीजर टाइप सवाल है, 4800 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th। अगेन अ गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्म वायर अंडर टेंशन इज इन रेजोनेंस विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ट्यूब, ठीक है। क्लोज ट्यूब का मतलब होता है एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, और इसमें आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया यानी कि सिंपली V/4 इंटू एल, V/4 इंटू एल, एल इसका ये लेंथ रहा होगा, ठीक है। A stretched uniform wire under tension is in resonance with the fundamental frequency of a closed tube, ठीक है। अब हमसे सवाल में ये तो नहीं कहा गया कि वो जो स्ट्रेच्ड वायर है वो कौन से हार्मोनिक में आपको ऑसिलेट कर रहा है, हमसे ये तो नहीं बताया गया। तो मान लीजिए nth है, तो हम पहला केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात तो लिख ही सकते हैं। फॉर स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, n/2l अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, ठीक है, राइट। l स्ट्रिंग का लेंथ है, यहाँ पे कैपिटल L इसका लेंथ है, सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे n/2l अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू इज इक्वल टू V/4l, ठीक है। अब केस 2 में हमसे कहता है कि आपने धागे का टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन 8 न्यूटन से बढ़ा दिया, ठीक है। इफ द टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 8 न्यूटन इट इज इन रेजोनेंस विथ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द सेम क्लोज्ड ट्यूब, राइट। सो यू हैव इंक्रीज्ड द टेंशन, सो ये आपको हो जाएगा n/2l, टेंशन की जगह आप लिखोगे अब T + 8 अपॉन म्यू, और अब ये आपको फर्स्ट ओवरटोन है, तो अब फर्स्ट ओवरटोन में यहाँ पे आपको 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, 3V/4 इंटू एल, इक्वेशन नंबर 2। हमसे पूछ रहा है बताइए व्हाट इज़ द इनिशियल टेंशन, हमको टी की वैल्यू पूछ रही है, तो क्यों ना इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में डिवाइड कर दिया जाए। आप जब इसको डिवाइड करोगे आपको दिखाई देगा दिस इज अंडर रूट T + 8 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू 3। बोथ साइड स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज योर 90। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टी की वैल्यू आपको आने वाली है 1 न्यूटन, एंड 1 इज इंडीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। दिस वॉज योर पार्ट 2, और रिमेनिंग पार्ट्स आप ज़रूर खुद से अटेम्प्ट करें, उनका भी आपको सोल्यूशन आ ही जाएगा, राइट। एंड प्रिपेयर अच्छे से फॉर योर एग्जाम। सारे अगर PYQs आपका कुछ रह रहा है तो उन सभी का एक कंपाइल्ड PDF लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।